लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हमारा टॉपिक है इफ़ इंडिया नॉट डिवाइडेड, अगर हिंदुस्तान तकसीम न होता। ये इतना बड़ा सवाल है कि इससे दुनिया के कई सौ करोड़ लोगों को इस सवाल के बारे में जवाब की ख्वाहिश होगी, चाहत होगी कि अगर हिंदुस्तान तकसीम न होता 1947 में तो क्या सूरत हाल होती। यकीनन इंडिया आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होता। अगर हम काउंट करें हिंदुस्तान की आबादी, पाकिस्तान की आबादी और बांग्लादेश की आबादी, तो ये तकरीबन 175 करोड़ लोग बनते हैं। 1.25 अरब की आबादी पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होता और यकीनन ये चाइना से भी बड़ा मुल्क होता। और अगर हिंदुस्तान तकसीम न होता तो जाहिर सी बात है कि 1947 में पंजाब भी तकसीम नहीं होता, बंगाल भी तकसीम नहीं होता। अगर हिंदुस्तान तकसीम नहीं होता तो फिर कश्मीर का मसला भी पैदा नहीं होता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो कश्मीर के हवाले से जो जंगें हुई हैं वो भी न होती, और हमारा अरबों डॉलर बल्कि कई ट्रिलियन डॉलर जो हमारा दिफा पे ख़र्च हुआ है, जो डिफेंस पे ख़र्च हुआ है, जो फ़ौजी असले तैयारों पे ख़र्च हुआ है, वो न होता और ये आवाम की सहूलत, उनको सेहत और तालीम देने पे ख़र्च होता। लेकिन इंडिया तकसीम हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया अगर तकसीम हुआ, अगर इंडिया तकसीम न होता बिलफ़र्ज़ तो क्या होता। जैसा कि हमने कहा कि सबसे बड़ा मुल्क होता, और कश्मीर में आज गन की बजाय रोज़ेस होते। कश्मीर जो है वो टेररिज़म का हब होने की बजाय टूरिज़म का हब होता। ये इतना खूबसूरत इलाका है कि स्विट्ज़रलैंड के लोग भी इसको हैरत से देखें। लेकिन हिंदुस्तान तकसीम हुआ और हमें ये देखना है कि अगर हिंदुस्तान तकसीम न होता तो क्या होता। यकीनन हिंदुस्तान अमेरिका, रूस और चाइना की तरह सुपर पावर होता। हिंदुस्तान जो है वो इकोनॉमिक हब होता। हिंदुस्तान जो है वो मिलिट्री पावर होता। और सबसे बढ़कर ये कि हिंदुस्तान यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होता। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि हिंदुस्तान तकसीम हुआ 1947 में। अब हम इस सवाल के जवाब की तरफ आते हैं कि इससे फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। जैसा कि हमने कहा कि यकीनन चाइना को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। आज अगर इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर अगर कुछ टेंशन है तो इसकी बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान वो ताकत नहीं है जो इसको होना चाहिए था। फिर सवाल ये पैदा होता है कि दूसरा फ़ायदा चाइना के बाद किसको हुआ। यकीनन पाकिस्तान से जो लोग तवक्कुआत रखते थे, जो इस्लामी ममालिक, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट के ममालिक, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलाइशिया, तुर्की, उनको एक ताकत महसूस हुई कि एक बड़ी आबादी वाला इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है। और जब 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो इन ममालिक को और ख़ुशी हुई कि एक इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। तो इन लोगों को फ़ायदा हुआ। इसके अलावा अमेरिका को फ़ायदा हुआ, रशिया को फ़ायदा हुआ, ब्रिटेन को फ़ायदा हुआ, फ्रांस को फ़ायदा हुआ और चाइना को तो फ़ायदा हुआ ही। इसलिए कि इंडिया की बारगेनिंग पोजीशन इन ममालिक के मुकाबले में कमज़ोर हो गई हिंदुस्तान के तकसीम होने से। और अब हम देखते हैं कि इससे फ़ायदा किसको हुआ। पाकिस्तान के पंजाबियों को फ़ायदा हुआ, सिंधियों को फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान के पठानों को फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान के जो उर्दू बोलने वाले जो महाजिर आए थे उनको फ़ायदा हुआ। इसकी बड़ी वजह यह थी कि हिंदू अब मुकाबले से हट गया था। अब मुसलमान से मुकाबला था। अगर किसी को जज बनना था तो मुसलमान को बनना था, किसी को जनरल बनना था तो मुसलमान को बनना था, किसी को बड़ा सहाफ़ी बनना था तो एक मुसलमान को बनना था। मुसलमान के सामने से कंपटीशन हट गया और यूँ मुसलमानों को आगे तरक्की करने का मौका मिला। और ये भी हकीकत है कि ब्रिटिश इंडिया में वो इलाके जो पाकिस्तान में थे वो कम तरक्की याफ्ता थे और जो इंडिया में थे वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। पाकिस्तान के पास कोई दारुल खिलाफा, कोई कैपिटल भी नहीं था। इस्लामाबाद भी बाद में बनाना पड़ा। इंडिया के पास पहले कलकत्ता इनका दारुल खिलाफत था अंग्रेज़ों का, फिर दिल्ली बना। इंडिया को सारी चीज़ें एस्टेब्लिश मिली, लिहाजा पाकिस्तान को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ तकसीम का, हिंदुस्तान की तकसीम का, बल्कि हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है। अगर हम हिंदुस्तान के नुकसानात की फ़हरिस्त देखें तो आज के दौर में हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के बन जाने से हिंदुस्तान की जो बॉर्डर थी, जो लैंड बॉर्डर थी, वो ईरान से न रही और अफ़गानिस्तान से न रही। पाकिस्तान के बन जाने से ईरान की सरहद और अफ़गानिस्तान की सरहद हिंदुस्तान से न रही। और इसकी वजह क्या रही कि जब ईरान ने अपना पेट्रोल देना चाहा, अपना गैस देना चाहा और इंडिया ने उसे ख़रीदना चाहा तो एक रास्ता समंदर का था
और एक पाकिस्तान के रास्ते से। समंदर के रास्ते से इंतहाई वो महंगा था और पाकिस्तान के रास्ते से ट्रस्ट डेफिसिट था, एतमाद का फुकदान था। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान को अगर हम देखें तो 1979 में रशिया ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, जनरल ज़ियाउल हक़ की अहमियत बढ़ गई, पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई और रशिया के अफ़गानिस्तान में दाखिल होने से पाकिस्तान एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया, पाकिस्तान की माशी मदद हुई, पाकिस्तान को F-16 मिले और सबसे बढ़कर ये कि इस दौरान पाकिस्तान ने अपना एटमी धमाके का जो प्रोग्राम था वो कंप्लीट कर लिया। यूरेनियम की अफजूदगी का जो काम था वो पाकिस्तान इस दौरान कर सका कि अमेरिका पाकिस्तान से डर रहा था कि अफ़गानिस्तान में रशिया का कब्ज़ा था और उसे कम्युनिज़म का ख़तरा था। तो आप देखें कि अफ़गानिस्तान से और ईरान से हिंदुस्तान की सरहदें कट जाने से हिंदुस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे अहमियत कम हो गई। और किसको नुकसान हुआ? हिंदुस्तान के अलावा अगर किसी को नुकसान हुआ है हिंदुस्तान की तकसीम का और पाकिस्तान के बनने का तो वो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। इब्तिदा में उन पे शक किया जाता था, उनको कहा जाता था कि ये गद्दार हैं। जब बड़ी मुश्किल से 30-40 साल के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन बहाल की तो अब फिर बीजेपी की हुकूमत आ गई है और एक बार फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को कॉर्नर किया जाता है, बात बात पे उनसे कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ। तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे ये वो तबका था जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। हमने बात की फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। अब इसमें जो सवाल है एक बड़ा इफ़, अगर आप इफ़ का जवाब ना दें, इफ़ इंडिया नॉट डिवाइडेड, या अगर हम सवाल जो है अगर के सवाल का अगर हम जवाब न दें तो ये पूरी गुफ्तगू तशना रह जाएगी। तो अब हम आते हैं इफ़ की तरफ। एक मसला ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक खौफ था, एक डर था, एक एप्रीहेंशन था कि अंग्रेज़ के जाने के बाद मुसलमानों का क्या होगा। इसलिए कि मुग़लों की हुकूमत जो थी वो अंग्रेज़ों ने ली और अंग्रेज़ों ने एक चीज़ मुतारफ़ कराई और वो थी डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है पावर ऑफ अथॉरिटी। जो मेजॉरिटी होगी उसकी बात मानी जाएगी, जिसके 51 वोट होंगे उसकी बात मानी जाएगी, जिसके पास 49 वोट होंगे वो नंबर गेम में हार जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान जब हिंदुस्तान की तकसीम हो रही थी 1947 में तो 40 करोड़ की आबादी में मुसलमान 10 करोड़ थे, ये 25% था। हिंदू जो थे वो 70-72% थे। अगर सिखों को शामिल कर लिया जाए तो उस दौर में कहते थे कि हमें हिंदुओं के साथ शामिल किया जाए आबादी की बुनियाद पे, पॉपुलेशन की बुनियाद पे। और जो ईसाई थे, क्रिश्चियन, वो बहुत कम तादाद में हिंदुस्तान में थे। तो मुसलमानों की अप्रीहेंशन ये थी कि वो पार्लियामेंट में किस तरह पहुँचेंगे। अगर एक हलके में अगर 100 वोट है और 25 मुसलमान वोट हैं और अगर 75 गैर मुस्लिम हैं तो मुसलमानों का पार्लियामेंट में पहुंचना मुश्किल था। फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान के ख़िलाफ़ अगर कोई कानून साजी होगी तो उसको कैसे रोका जाएगा, मुसलमानों को कॉलेजेस में दाखिले कैसे मिलेंगे, मुसलमानों को जॉब्स कैसे मिलेगी। ये प्रॉब्लम आज भी इंडिया में है कि जितने मुसलमानों की आबादी है उस तनासुब से मुसलमान न पार्लियामेंट में हैं, न ब्यूरोक्रेसी में हैं, न फ़ौज में। लेकिन 1946 और 1947 में दो मौक़े ऐसे आए जब तकसीम से बचा जा सकता था। एक मौका था जब इंडिया के लोग, कांग्रेस या हिंदू मेजॉरिटी मुसलमानों के खौफ और ख़दशे को एड्रेस करती, लेकिन कांग्रेस ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने ये कहा कि हिंदुस्तानी सारे लोग एक कौम हैं और हम एक हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी एक कौम है, हमें मज़हब की बुनियाद पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर वो इस चीज़ को मान लेते और मुसलमानों के खौफ को दूर कर देते तो शायद हिंदुस्तान की तकसीम से बचा जा सकता था। अगर कुछ अरसे के लिए 10 या 15 साल के लिए मुसलमानों को अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते, जुदागाना इंतखाबात दे देते और मुसलमानों की नशिस्त पार्लियामेंट में होती और जॉब के कोटे का मसला हल हो जाता तो मुसलमानों को शायद पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत न होती। दूसरा मौका था जब तकसीम से बचा जा सकता था, जब कैबिनेट मिशन प्लान ने अपना प्लान दिया। बरतानिया की जो काबीना थी उसके अरकान पाकिस्तान में आए और उन्होंने प्लान दिया कि हिंदुस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, A, B और C। एक पूरा हिंदुस्तान था, एक पूरा पाकिस्तान था और एक पूरा बांग्लादेश था। और बांग्लादेश के अंदर जो बंगाल जो था उसके अंदर आसाम और कलकत्ता भी था। इस तरह उन्होंने कहा कि आप 10 साल तक एक साथ रहें और इसके बाद 10 साल बाद आप सोच लें कि अगर आपको साथ रहना हो तीनों यूनिट्स को तो आप साथ रहें, वरना आप अलग हो जाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक रहता, यूनियन एक रहती
और सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हिंदुस्तान के मरकज़ के पास, ये यूनियन के पास, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन। इस तरह ये तकसीम से बचाया जा सकता था। मुस्लिम लीग ने भी इसको मान लिया था और कांग्रेस ने भी इसको मान लिया था। लेकिन नेहरू जी का एक बयान आ गया 10 जुलाई 1946 को। 10 जुलाई 1946 को नेहरू जी ने कहा कि हम जब चाहेंगे इस कैबिनेट मिशन प्लान की जो शिक्के हैं, जो इसकी दफ़ात हैं, जो इसके सेक्शंस हैं, जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, हम उनको चेंज कर देंगे मेजॉरिटी की बुनियाद पे। अब मुस्लिम लीग ने ये कहा कि इस तरह तो सिविल वॉर हो जाएगी। अगर एक चीज़ तय है उसको अगर ना माना जाए और मेजॉरिटी की बुनियाद पे, ये ब्रूटल मेजॉरिटी की बुनियाद पे उसको ख़त्म किया जाए तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कि ये नेहरू जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारी मीटिंग हुई कांग्रेस की 2-3 दिन के बाद। अब अगर हम कांग्रेस के प्रेसिडेंट के अल्फाज वापस लेते तो एक लिहाज से ये उनकी इंसल्ट थी, लिहाजा इस सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। और अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि ये तकसीम से इस ज़रिए से बचा जा सकता था, लेकिन नेहरू जी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे इस बात का अफसोस है। अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप क्यों छोड़ी। तो ये वजूहात थी। अगर ये 2 मामलात होते तो हिंदुस्तान एक सुपर पावर होता, इकनॉमिकली भी और मिलिट्री वाइज भी, लेकिन ये ना हो सका। अब हम इसके बाद आप देखें कि बांग्लादेश भी एक अलग मुल्क है। हमारी जो आइंदा वीडियो होगी वो इस बुनियाद पे होगी कि वाई बंगाली सेपरेटेड फ्राम पाकिस्तान, बंगाली क्यों पाकिस्तान से अलग हुए। अब हम साथ नहीं मिल सकते, वक्त का पहिया बहुत आगे निकल चुका है, समंदरों से बहुत सा पानी गुज़र चुका है। अब इंडिया एक अलग मुल्क है, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है और बांग्लादेश एक अलग मुल्क है। अब हम अगर मिल कर रहें, मोहब्बत से रहें, तो इसका बुनियाद क्या होगी? इसकी बुनियाद ये होगी कि हम तारीख़ का सही इदराक करें, तारीख़ को उसके सही कॉन्टेक्स्ट में समझें, जिसका जो मकाम है उसको दें। अगर पाकिस्तान में गांधी जी की रिस्पेक्ट होती है, जो उनका सही तारीख़ी उनका जो मकाम था, जो इनका जो मकाम बनता है, और जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो तारीख़ में मकाम बनता है कि शुरू में उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया। इस हवाले से हमारी एक और भी वीडियो आ चुकी है, यंग यूट्यूबर्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसमें हमने गांधी जी के बारे में खराज तहसीन उनको पेश किया है कि किस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान करीब आ सकते हैं। अगर हिंदुस्तान तकसीम ना होता और अगर कैबिनेट मिशन प्लान को तस्लीम कर लिया जाता तो इस पूरे इलाके का एक ही नेशनल एंथीम होता, एक झंडा होता और हमारा प्रेसिडेंट एक होता। लेकिन ये हो न सका। लेकिन अब हम ये कर सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान करीब आएँ और उनके ताल्लुकात बेहतर हो। बहुत शुक्रिया।